आज ईडी ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों में के कविता का भी नाम है। विजय नायर ने के कविता के साथ मीटिंग की बात कबूल की है। इंडो स्पिरिट समेत साउथ ग्रुप ने शराब कारोबार में फायदे के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए, यह बात मानी है। इसलिए अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर भी शिकंजा कस सकता है। ईडी कल के कविता से पूछताछ करेगी। के कविता दिल्ली में ही है। उन्होंने कहा कि वो ईडी के सवालों का सामना करेंगी, वक्त पर ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। शराब नीति से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि आज जिस वक्त कोर्ट में मनीष सिसोदिया की कस्टडी को लेकर बहस चल रही थी, उस वक्त के कविता दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। के कविता तेलंगाना में विधान परिषद की मेंबर हैं। ईडी का कहना है कि के कविता दिल्ली के शराब घोटाले में कारोबारियों के साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी। के कविता से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी कल उनसे सवाल जवाब करने वाली है। इस मामले में के कविता का नाम अरुण पिल्लई नाम के एक कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद आया था। ईडी ने अरुण पिल्लई को सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि अरुण पिल्लई शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप की तरफ से विजय नायर से डील कर रहा था और साउथ ग्रुप की तरफ से दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि खबर यह भी आई है कि अरुण नायर ने अपना स्टेटमेंट वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। हालांकि के कविता आज थोड़ी निश्चिंत नजर आई। वो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए धरने पर बैठी थी। जंतर मंतर पर हुए इस धरने में कविता ने 18 विपक्षी दलों को न्योता दिया था। हालांकि इनमें से 12 पार्टियों के ही नेता आए। के कविता ने कहा कि 1996 में देवेगौड़ा की सरकार महिलाओं के आरक्षण का बिल संसद में लाई थी। उसके बाद से मामला लटका हुआ है। अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन का वादा भी किया था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह वादा पूरा करना चाहिए। के कविता ने कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण बिल पेश करती है तो उनकी पार्टी इस बिल को पास कराने के लिए सभी दलों को एकजुट करेगी। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। ईडी की पूछताछ से पहले के कविता के इस धरने को सियासी पोस्चरिंग माना जा रहा है। वो खुद को महिला अधिकारों की बड़ी नेता के तौर पर पेश करना चाहती हैं, ताकि अगर शराब घोटाले में आगे उनकी गिरफ्तारी हो तो वो खुद को शहीद और मोदी सरकार को महिला विरोधी के तौर पर पेश कर सकें। आज दिल्ली में उनके दिन भर के धरने में आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और इनके अलावा सीपीआई, सीपीएम के नेता भी आए। कि कविता के धरने में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी शामिल हुए। येचुरी ने कहा कि वो तब तक इस संघर्ष में शामिल रहेंगे जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर के कविता को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस का कोई लीडर इस धरने में नहीं आया। जिस वक्त के कविता दिल्ली में धरना दे रही थी, उस वक्त कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि चंद्रशेखर राव तो संसद में हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, अब अचानक उनका मूड बदला है, वो विपक्षी खेमे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके बहकावे में नहीं आने वाली। जयराम रमेश ने नारा दिया कि चंद्रशेखर राव को हराओ, तेलंगाना बचाओ। Now suddenly in the last
अचानक पिछले कुछ महीनों से माहौल बदल गया है। अब वो विपक्षी खेमे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो हम बीआरएस से मुकाबला कर रहे हैं, उनसे चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से मुकाबला कर रहे हैं। और कल शाम को तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि केसीआर हटाओ, तेलंगाना बचाओ। जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद के कविता परेशान तो होंगी, और मुश्किल यह है कि तेलंगाना में इसी साल चुनाव भी होने हैं। अगर के कविता की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई तो चंद्रशेखर राव के खिलाफ विरोधी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। इसलिए के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी के नेता पहले से ही शराब घोटाले में के कविता का नाम घसीटे जाने को बदले की कार्रवाई बताने लगे हैं, बीआरएस को बदनाम करने की साजिश बताने लगे हैं, और अब तेलंगाना की राजनीति में यह एक बड़ा इशू बनेगा। आज ईडी ने लालू यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और यूपी में 24 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुकी है। आज ईडी ने दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में तेजस्वी यादव के घर पर रेड की। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी छापे पड़े। ईडी की एक टीम गाजियाबाद में लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर भी गई। लालू यादव की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे राहुल यादव से हुई है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती, चंदा और हेमा के घर पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा अबू दुजाना के करीबी माने जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट आरएस नायक के रांची के ठिकानों पर जांच हुई। यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच है, जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, और आरोप है कि उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीनें अपने नाम कराईं। कहा जा रहा है कि लालू ने पहले कुछ उम्मीदवारों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर नौकरी दी, और जब उन कैंडिडेट्स ने अपनी जमीन लालू यादव के परिवार के नाम लिख दी तो उन्हें रेलवे में परमानेंट नौकरी दे दी गई। हालांकि लालू यादव की पार्टी के नेता इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताते हैं। 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता खुल करके सामने आई है। छापा पर छापा, सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल। 2 दिन की छुट्टी, सदन बंद हुआ था, गए थे अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी से मिलने गए तेजस्वी जी, वहां भी छापा, बहनों के यहां छापा। क्या हो रहा है देश के अंदर? अरे मैं तो कहता हूं कि लड़ना है तो सीधा आपातकाल की तरह लड़िए, हिम्मत है तो चुनौती देते हैं। इस तरह का नुक्का छिपी का खेल क्यों कर रहे हो? सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल इस कदर करोगे? कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के 8 करोड़ रुपया पकड़े गए, क्या सीबीआई, ईडी, आईटी पहुंची क्या? नहीं, इसलिए कि वो आपसे रिश्ते रखते हैं। नैतिकता का इस कदर पतन राजनीति में नहीं होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी तरह से मशीनरियों का दुरुपयोग कर करके अब बहनों के यहां, अरे उनके जीजाओं के यहां, हद है भाई। ये कोई छापा नहीं है, ये तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आरजेडी के प्रवक्ता ने लालू यादव के जिन रिश्तेदारों के घर छापेमारी की बात की है वो जितेंद्र यादव हैं। यूपी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव गाजियाबाद के राजनगर में रहते हैं। आज सुबह 8 बजे टीम उनके घर पहुंची। 5 घंटे तक यहां जांच चली। ईडी की टीम ने 5 साल पहले भी राहुल यादव से पूछताछ की थी। कहा जा रहा है कि राहुल यादव और राबड़ी देवी के खाते में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। लेकिन आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि यह घोटाले की जांच का नहीं बल्कि विपक्ष को कमजोर करने का मामला है। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी ये ना सोचे कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी। जिस दिन सरकार बदली उस दिन बीजेपी वालों का भी नंबर आ सकता है। वहां पर आप उन लोगों को कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप हेडलाइन मैनेज करेंगे कुछ दिन, क्योंकि हमको पता है कि आपको टीस किस बात की है, दुख इस बात का है ना। मैं बार बार आगाह करता हूं भाजपा के मित्रों को, साहब कोई नहीं आया परमानेंट रूलर बन करके, किसी का शासन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपने इन एजेंसीज को जिस जगह पहुंचा दिया है, कल कोई आपके छत पे जाके बैठेंगे, आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे, तब भी हमें दुख होगा। लेकिन यह हमेशा स्मरण रखिएगा, इस परिस्थिति तक लाने का काम आपने किया। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा, आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं।
बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही है। तो साहब ये टीस खत्म नहीं होने वाली है। इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, फिर बदलाव का क्षण होगा। मनोज झा को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि बार बार ये बात कही जा रही है कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ जब केस हुआ, जब जांच हुई, जब सजा हुई, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से लालू यादव और उनका परिवार नहीं बचेगा। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? बाद में अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को। उस समय किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको समर्थन लालू जी की पार्टी कर रही थी। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।